प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जानवी स्टार्ट करते हैं। आवाज में तो खराब होता लगा है। हम्म, अह, या कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग ने? लास्ट 3.46 किया था। रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत के बारे में हमने बात की। परफेक्शन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन ब्यूटी, ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड एडमंटाइन हार्डनेस इन टेकिंग द ब्लोज दैट कम। ये किया था। नाउ वी मूव ऑन टू 4 सॉरी 3.47। 3.47 में वो कहते हैं, एक मिनट। 3.47 में वो कहते हैं, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। क्या मतलब होता है इसका? देखो, ग्रहण यानी ग्रहण करना, स्वरूप यानी खुद का रूप, अस्मिता यानी आईनेस या इंडिविजुअल सेल्फ, हाँ मैं, अपनापन। अन्वय का मतलब होता है कंजंक्शन या कनेक्टेडनेस यानी जोड़ना। और अर्थवत्व का मतलब होता है पर्पसफुलनेस यानी किसी ध्येय के वजह से। संयमात संयम करने से इंद्रिय, सारे इंद्रिय, जय, इंद्रियों पे जय प्राप्त होती है। तो किस चीज पे करने से? बाय संयम। हाँ, ये थोड़ा सा समझ लो। बाय संयम ऑन द रिसेप्टिविटी, ग्रहण। एसेंशियल कैरेक्टर यानी स्वरूप, आई सेंस, अस्मिता। इनहेरेंट क्वालिटी और नेचर इज अन्वय। एंड पर्पस और रीजन ऑफ बीइंग यानी अर्थ, अर्थवत्त। अर्थवत्त का मतलब होता है ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गन्स। वन गेन्स मास्टरी ओवर ऑल ऑफ देम यानी ओवर ऑल द इंद्रियस by doing samyama on the ज्ञानेंद्रिय and the कर्मेंद्रिय। वन गेन्स मास्टरी ओवर देम। हमारे जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, जब इन इंद्रियों पर हम धारणा, ध्यान, समाधि या संयम करते हैं तो हमें उनका सारा ज्ञान मिल जाता है। तो संयम करते हैं यानी कैसे कर सकते हैं ये? हावेवर दिस इज डन विथ पर्पस। अर्थवत के साथ करना है। अर्थवत यानी किसी ध्येय के साथ, किसी कारणवश या पर्पस के साथ करना है। एंड इन कंजंक्शन विथ वंस ओन इंडिविजुअलिटी एंड एसेंस। और ये कैसे करना है? तो देखो, अर्थवत्ता यानी ध्येय के साथ करना है। लेकिन ध्येय के साथ में यानी अन्वय, अन्वय यानी उसके साथ जोड़कर। क्या क्या जोड़ना है हमें ध्येय के साथ? हमको हमारी अस्मिता यानी मैं जो हूं वो मैं, और हमारा स्वरूप यानी हमारा एसेंस या हमारी आत्मा, इसको जोड़ के इस पर संयम करना है। इट इज द संयम ऑन द रिलेशनशिप विच इज द की। तो संबंध क्या है इन चीजों का? मैं अस्मिता, जिसको मैं कहती हूँ मेरी आत्मा, जो मेरी आत्मा है, और मेरे कर्मेंद्रिय और मेरे ज्ञानेंद्रिय, इनका क्या संबंध है? मैं, मेरी आत्मा, मेरे कर्मेंद्रिय, मेरे ज्ञानेंद्रिय, इन सब का क्या संबंध है? क्या ध्येय है? इस पर जब हम संयम करते हैं तब हमें इंद्रिय जय प्राप्त होता है, या इन इंद्रियों पे हम पूरी तरह से नियंत्रण ला सकते हैं। रिपीटेडली द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज एग्जामिन्ड। देखो, बार बार हर चीज का क्या संबंध है ये बार बार देखा जाता है। इन द योग सूत्र, सारे योग सूत्र में अभी मैं 3-4 सूत्र आपको बताती हूँ जहां पे संबंधों का बात आ रहा है। ये जो शब्द है ना,
अन्वय यानी संबंध, कंजंक्शन, क्या है इसका संबंध वो, सो दैट repeatedly the nature of relationship is examined in the Yog Sutras so that the false identities can be broken. ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो गलत गैर समझ है या जो गलत समझना है या जिसको हम व्हाट इज दैट वर्ड, नित्य सूची ये एक है, हाँ, तो जो विकल्प हमारा होता है ये विकल्प पहले तोड़ना है। हम देखो आजकल के, यू हैव टू फर्स्ट अनलर्न बिफोर यू लर्न अगेन। वो जो अनलर्निंग है ना, वो अनलर्निंग किस चीज का है? तो ये हमारा विकल्प, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, मेरा शरीर यानी मैं, मेरा मन यानी मैं, ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने के लिए सही संबंध, मैं, मेरी आत्मा और मेरे इंद्रिय, इनका संबंध क्या है ये देखा जाता है। देखो कोई कौन से वो उदाहरण देते, वृत्ति सारूप्य इतरत्र अलाविंग द ट्रू सेल्फ टू बी एक्सपीरियंस्ड तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इधर उधर स्वरूप को छोड़ के वृत्तियां इधर उधर भागती रहती है। यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, और विच इज 1.4, 1.3 में तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, अगेन वो दृष्टा कौन है इसको जानो। अगर वही संबंध की बात हो रही है, बियॉन्ड द लेयर्स ऑफ द अविद्या एंड द इग्नोरेंस, अनित्य सूची दुखानात्मसु नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या 2.5 में, यहाँ पे अनित्य को नित्य समझ रहे हो, सुख को दुख को सुख समझ रहे हो। ये जो गलत आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना होगा। यहीं पे, यहाँ पे वो पतंजलि इसको उसी बात को ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इंद्रियों पे जब हम संयम करेंगे तो इंद्रियों पे हम जय प्राप्त कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? वैसे देखा जाए तो सिंपल। जान्हवी, कुठे कुठे काय ऍड ऑन असेल तर मला थांबवशील. 3.48 में ततो मनोजवित ततः मनोजव इत्यम विकारण भावः विकारण सॉरी विकरण भावः प्रधान जयः च। क्या कह रहे वो? ततः मतलब ऐसा करने से, क्या करने से? इंद्रियों पर संयम करने से, मनोजीवित्वम यानी मन जिस गति से घूमता है, मन की गति, विकार विकर्ण भाव, विद द हेल्प ऑफ द सेंसेस परसेप्शन, विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन। विकर्ण भाव यानी हमारी किसी भी चीज को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो, प्रधान प्राइमल कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी फर्स्ट कॉज, जय या उस पर मास्टरी हमें प्राप्त हो सकती है। कह रहे हैं बाय मास्टरी ओवर द सेंसेस, इंद्रियों पर जब हम जय प्राप्त कर लेते हैं, द योगी गेन्स द पावर ऑफ द स्पीड ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। योगी जो है उसको मन और शरीर की गतिशीलता जो है, इस पर उसको वो जय प्राप्त करता है, इसको वो जीत लेता है। मन की गतिशीलता को उन्होंने मनोजीवित्वम ये शब्द यूज किया है, और शरीर की गतिशीलता को नहीं, शरीर की गति नहीं, मन की गतिशीलता को मनोजीवित्वम, और विकर्ण भाव इज द एबिलिटी ऑफ यूजिंग द सेंस परसेप्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी। अभी हमारे जो इंद्रिय है ये कैसे काम करते हैं? शरीर में काम करते हैं, राइट? बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। बिना बॉडी के सेंस ऑर्गन्स काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जय हम, जब हम इंद्रिय जय प्राप्त कर लेते हैं, इन इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें शरीर की जरूरत नहीं होती। हम इंद्रियों का या इंद्रियों के तन मात्रा का हम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं बिना शरीर के, इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी, विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉडी एट एनी डिजायर्ड टाइम प्लेस और ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कभी कैसे? जो समय चाहो वो
जिस जगह चाहो वो, और जिस चीज का तुम चाहो, तुम्हारे इंद्रिय और इंद्रिय के तन्मात्रों का इस्तेमाल तुम बिना शरीर के भी कर सकोगे। एंड मास्टरी ओवर द प्राइमल कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये प्राइमल कॉज यानी क्या होता है? प्रधान, प्रधान प्रकृति, या जिसको हम महत कहते हैं, या मूल प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो मूल प्रकृति जो है, महत पर जो है, उसी पर हमारा नियंत्रण आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। व्यासा कॉल्स दीज थ्री अटेनमेंट्स। तो व्यास ने ये समझाया है, तीन जय हमें, तीन शक्तियां हमें प्राप्त होती है, या तीन चीजों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। कौन सी? पहली है मधु प्रतीका। मधु प्रतीका यानी मधु यानी स्वीट, एंड प्रतीका यानी टर्न टूवर्ड्स। द टेस्ट ऑफ द हनी इज द सेम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कोम। ये बीकेएस में भी उन्होंने समझाया है कि मधुमक्खी का जो क्या कहते, पोळ्याला काय म्हणतो, हनी बी कोम्ब होता है ना, अ, मधुमक्खी, छत्ता। सॉरी, छत्ता छत्ता। छत्ता। ओके, हम्म। मैंने ये शब्द नहीं सुना है पहले। ओके, हाँ, छत्ता या कोम, हनी बी कोम जो होता है, वो उसके किसी भी पॉइंट का आप मध निकाल लो, मीठा ही होता है। चाहे ऊपर से लो, साइड से लो, इधर से लो, उधर से लो, कहीं से भी लो, वो मिठाई होता है। उसी तरह से सिमिलरली द इंद्रियस, बॉडी एंड माइंड आर मेड एज प्योर एज द सोल। बिल्कुल उसी तरह से हमारा मन, शरीर, इंद्रिय, ये आत्म के जितना शुद्ध हो जाता है, सत्व शुद्ध हो जाता है। इन दिस इलेशन दे लूज इंटरेस्ट इन सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर। अब क्या होता है, क्योंकि इतना तुम्हारा कंट्रोल है, आत्मा जैसा शुद्ध मन, शरीर, इंद्रिय हो गए हैं, अब हमें भौतिक सुख में कोई मजा नहीं रहा। अब हमें कोई बाहर की दुनिया से कुछ भी आने वाली चीज में संतोष नहीं मिलता, या उसका मोह नहीं है। हम अब कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है। ईच सेल रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द प्योर सोल, एंड ईच सेल ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ द सोल, यानी मधु प्रतीका। तो हर हमारे कण कण में हम आत्मा के प्रकाश से हमारा कण कण झलक उठता है। अब कहीं अंधेरा है ही नहीं, उजाला ही उजाला है, प्रकाश है, तेज है, चैतन्य है। अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। और इसलिए इंद्रिय जय, इस पर काफी योग सूत्र में इम्पोर्टेंस बताया गया है, ताकि हम ये मोह माया से छूट जाए। जब भूख ही नहीं है तो खाएंगे क्या, प्यास ही नहीं है तो पिएंगे क्या? हाँ, किसी भी चीज की भूख हो या किसी भी चीज की प्यास होने दो। इज दिस क्लियर? तो ये दो सूत्र एक दूसरे को लग के आते हैं। ऑलराइट। इसके बाद 3.49 में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। अब वो कह रहे हैं, रीचिंग द फाइनेस्ट लेवल ऑफ द माइंड, इस तरह से मन के सबसे शुद्ध अवस्था में मन जब हमारा पहुंच जाता है, when the yogi is well established in his ability to distinguish between सत्व शुद्धि and पुरुष। देखो, बार बार इस बात को भी लेकर सूत्र आते रहते हैं। बुद्धि का प्रकाश अलग, आत्मा का प्रकाश अलग। बुद्धि की चेतना अलग, आत्मा की चेतना अलग। बुद्धि का तेज अलग, आत्मा का तेज अलग। लेकिन ये योगी के अगर ध्यान में नहीं आता है, तो वो समझ लेता है कि भाई हम हो गया, साधना हमारी पूरी हो गई। अब ये तेज जो है, मैं आत्मा के तेज देख रहा हूँ, या आत्मा के तेज से झलक रहा हूँ, अब मुझे आगे कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसकी साधना भंग हो जाती है। तो ये जब इंद्रिय जय होता है, जब मन, शरीर और इंद्रिय पे पूरी तरह से हम काबू पा लेते हैं, और जब हम शुद्ध सत्व, महत अवस्था, मूल प्रकृति पे के अवस्था में हम आ जाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, व्हेन वी बिकम प्योर कॉन्शियसनेस, तब क्या होता है,
योगी जो है ये दोनों के बीच का फर्क जान सकता है कि ये बुद्धि का तेज है, ये आत्मा का तेज है। ये फर्क उसको ध्यान में आने लगता है। ही गेन्स मास्टर, और जब ये फर्क उसके ध्यान में आने लगता है, ही गेन्स मास्टरी ओवर ऑल फॉर्म्स और स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ नोइंग। यानी क्या? अब उसका क्या होता है? अधिष्ठ अधिष्ठारित्वम, यानी उसका अधिकार हर फॉर्म्स या स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी सर्वभाव, सर्वभाव पे उसका अधिष्ठान या उसका वर्चस्व जिसको हम कहेंगे, ये उसका स्थापित होने लगता है। सिर्फ उसी पर नहीं, तो और एक शब्द वहां पे दिया है, सर्वज्ञातृत्वम, यानी सर्वज्ञान। कोई भी चीज होने दो, वस्तु, व्यक्ति, विषय, उसका परिपूर्ण ज्ञान उसको हासिल हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओमनी साइंस। ओके। The Bodhisattva, freed from the taint of rajas and tamas, attains perfection and becomes transparently clear. तो हमारा जो सत्व बुद्धि है, या हमारा बुद्धि का जो सत्व अवस्था है, इसमें से रजगुण तमगुण पूरी तरह से निकल जाते हैं। परफेक्ट प्योर सत्व में वो आ जाता है और पूरी तरह से पारदर्शक बन जाता है। कौन? बुद्धि। द बुद्धि इज ऑफ इट्स सटलेस्ट फॉर्म। हाँ, अभी यहाँ पे बुद्धि, नॉट एवरीडे डिसर्निंग बुद्धि, विवेक बुद्धि, सद सद विवेक बुद्धि की बात नहीं हो रही है। हाँ, दैट इज द डिसर्नमेंट ऑफ द माइंड, वो बात अलग है। यहाँ सत विवेक बुद्धि की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि के तेजस्वी ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था की बात हो रही है, एकदम सत्व शुद्ध बुद्धि। ठीक है। ओमनी साइंस इंप्लाइज साइमल्टेनियस नॉलेज ऑफ ऑल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ ऑल थिंग्स नोवेबल ऑल एट द सेम टाइम। सारी चीज का ज्ञान है, इसका मतलब सीधा है कि भूत का भी, वर्तमान का भी, भविष्य की, क्योंकि यहाँ पे जब सब कुछ पारदर्शक है तो यहाँ पे काल तो रहेगा ही नहीं, इसलिए सारा ज्ञान हो जाता है। राइट। जो भी चीज जानने लायक है, नोवेबल जिसको हम बोलते हैं, इसको कहते हैं ज्ञात। ज्ञात चीजें जो भी है, उसका पूरी का पूरा ज्ञान एक ही समय पे मिलने लगता है। हम्म? तो ये और एक फायदा यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बुद्धि सत्व शुद्ध किस तरह से हो जाती है। फिर वो आगे कहते हैं 3.50 में, तत्वैराग्यात अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। फिर क्या होता है, आगे क्या होता है? द सेल्फ नाउ हैज अचीव्ड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस एंड अबाइड्स इन इट्स ओन नेचर। यानी हमारा जो स्व है, हमारा जो आत्मा है, वो स्थापित हो जाता है या स्थित हो जाता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। ये हम दृष्टा स्वरूप के साथ मिलकर एक बन जाता है। अम तद वैराग्यात अपि तत्वैराग्यात अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। तद वैराग्यात का मतलब होता है फ्रॉम नॉन अटैचमेंट, डिजायरलेसनेस टुवर्ड्स देम। अब देखो, कोई इच्छा नहीं बची, कोई मोह माया नहीं है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो वैराग्य आ गया है पूरी तरह से। अपि और दोष यानी डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, बॉन्डेज, बीज, सीड, बीज का मतलब होता है सीड, बीज, क्षय, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन, कैवल्य, बाय रिनाउंसिएशन ऑफ इवन दैट। ये जो भी सत्व बुद्धि जो हमें प्राप्त हुई है ना, वो सत्व बुद्धि का भी हम त्याग कर देते हैं। तमा रज है ही नहीं, बुद्धि अपने तेज में झलक उठती है। इस बुद्धि का भी हम जब त्याग करते हैं, तब कैवल्य प्राप्ति होती है। By renunciation of even that, the seeds of the root of bondages are destroyed. बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और कैवल्य प्राप्ति एंड एब्सोल्यूट लिबरेशन इज अटेन्ड, और कैवल्य प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। देखो, आखिर में बुद्धि का सहारा लेकर
हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उसका भी हमें सहारा छोड़ना होगा। उस ज्ञान का जो भी ज्ञात है, उन सब चीजों का सहारा हमें अल्टीमेटली छोड़ना होगा, अगर कैवल्य प्राप्ति होना चाहते हैं तो। 3.51 में वो कहते हैं, स्थानीय उपनियंत्रणे संग स्मय अकरणम अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। स्थानीय का मतलब होता है दोज ऑफ हाई स्पिरिचुअल पोजिशन। हाँ, इंटरेस्टिंग है, खूब मजेदार है। हाँ, सूत्र देव यानी देवलोक जो है ना, देव देवी देवता। हम्म उपनिमंत्रणे यानी उपनिमंत्रणे, यानी उनका निमंत्रण, उनका हमें निमंत्रण आता है। संग एकत्रित होना, स्मय स्माइल ऑफ हैप्पीनेस खुशी, अकारणम विदाउट रीजन, अकारणमच आहे ना ते, एक मिनिट, लेट मी जस्ट मेक, हाँ, अकरणम। अकरणम का मतलब होता है विदाउट रीजन ऑफ एक्शन, नॉट एंटरटेन, पुनः फिर से, अनिष्ट अनडिजायरेबल, प्रसंगत पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट और हैविंग कनेक्शन। क्या बोल रहे हैं वो? कह रहे हैं व्हेन इनवाइटेड बाय द सेलेशियल बीइंग। देखो अभी बुद्ध सत्व बुद्धि को भी हमने छोड़ दिया है, अब हम आत्म रूप में आ गए हैं। ऐसे समय पे ना, जब कोई भी योगी, कोई भी सन्यासी, कोई भी ऋषि आत्म रूप में आ जाता है, तो देवी देवता जो डिवाइन बीइंग्स है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उसको कैवल्य प्राप्ति हो। हाँ, क्यों नहीं चाहते कैवल्य प्राप्ति हो? क्योंकि ऐसी तेज की, ऐसी चैतन्य की, इस दुनिया को, अलग अलग लोक जो है, 14 लोक, इस दुनिया को उसकी जरूरत है। क्योंकि ऐसे डिवाइन बीइंग, ऐसे अगर शुद्ध सत्व पुरुष अगर चले गए, पूरी तरह से अ, निर्बीज हो गए, तो वो हमारा लॉस है। और ख्याल रहे, डिवाइन बीइंग्स ऑल्सो आर लिविंग इन अनदर डायमेंशन। हम सेठ भी पढ़ रहे हैं ना साथ में, अलग डायमेंशन के लोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब वहां पे भी तो वो नहीं चाहते कि हम कैवल्य प्राप्ति की तरफ जाए, बिकॉज इन लोगों को टीचर्स की, गुरु की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं? वो आमंत्रण भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, व्हेन इनवाइटेड बाय द सेलेशियल बीइंग्स, दैट इन, लेकिन हमने क्या करना है? दैट इनविटेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। हमने उसे अस्वीकार करना है। तो क्या सिर्फ अस्वीकार करना है? नहीं, मुझे देवी देवताओं ने आमंत्रित किया, इसकी खुशी की मुस्कान भी अपने चेहरे पे नहीं लानी है, या अपने मन में नहीं लानी है। यू आर ट्रांसपेरेंट नाउ, राइट? तो सिर्फ चेहरा नहीं बोल सकते, ये हमारे में उसकी खुशी भी महसूस नहीं करनी है कि भाई इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। ओके, सिर्फ स्माइल ऑफ हैप्पीनेस तो बोला है, लेकिन ये भी आउट ऑफ सरप्राइज, मतलब हमको अरे वाह उनका आमंत्रण आया है, ऐसा हम बोलते हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए। be entertained because it involves possibility of undesirable consequences। तो अनिष्ट प्रसंग में वो हमें डाल सकता है। अगर ऐसा हो गया, हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, या हमने उसकी खुशी भी महसूस की, तो अनिष्ट प्रसंगात, ये जो बोला है ना सूत्र में, सूत्र में, तो अनडिजायरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट इन द काल चक्र, कर्म चक्र, ये फिर से हो सकता है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना। ओके, अब इसी मोड पे मैं क्विकली आपको 4 प्रकार के योगी समझा देती हूँ। हाँ, 4 प्रकार के योगी इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। 4 प्रकार के योगी होते हैं। पहला प्रकार है प्रथम कल्पिक। प्रथम कल्पिक, ये प्रथम कल्पिक कौन होते हैं? दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड इन होम द विभूतिज आर जस्ट डॉनिंग। हाँ, जो भक्ति मार्ग पर, भक्ति मार्ग नहीं कहना चाहती मैं, जो भक्ति में हो गए हैं, पर ब्रह्म में लीन हो गए हैं,
और बस सिद्धियां अब उन्हें थोड़ी थोड़ी प्राप्त होने लगी है। ऐसे जो योगी होते हैं इनको प्रथम कल्पिक कहते हैं। जिनकी सिद्धियां बस अभी उनको प्राप्त होने जा रही है, जो समर्पित है। दूसरा है मधु भूमिका। दूसरा प्रकार के योगी है मधु भूमिका। ये मधु भूमिका योगी कैसे होते हैं? दोज हु हैव अटेन्ड ऋतंभरा प्रज्ञा। जिनको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई है, अब सिद्धि हो न हो उनको कोई लेना देना नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा उनको प्राप्त हो गई है, पर प्रज्ञा ज्ञान पराज्ञान उनको आ गया है। तीसरे प्रकार के जो है ये प्रज्ञा ज्योति। प्रज्ञा ज्योति ये जो है are those who have mastered the bhutas and the indriyas, who retain all acquired siddhis and are devoutly engaged in the quest of further attainments. प्रज्ञा ज्योति योगी वो होता है जिसने पंच महाभूत और 11 इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, सारे इंद्रिय और सारे भूत, पंचमहाभूतों को। उनके पास सारी सिद्धियां प्राप्त है। हाँ, दे हैव अक्वायर्ड ऑल सिद्धिज, प्राप्त हो गई है उनको सिद्धियां। लेकिन वो अब आगे की समाधि में लगे हुए हैं। वो दुनियादारी में नहीं है, वो सिद्धियों का उपयोग नहीं करेंगे। वो बस अब कैवल्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। दे आर इन द क्वेस्ट ऑफ अटेनिंग फर्दर स्पिरिचुअल अटेनमेंट। डिवाउटली एंगेज, डिवाउटली यानी पूरे जोश के साथ वो आध्यात्मिक प्रगति में लगे हुए हैं। और आखिरी वाले जो है वो अतिक्रांत भवनिया, इनको कहा है अतिक्रांत भवनिया। अतिक्रांत भवनिया योगी वो होते हैं those who have gone past all सिद्धिज, यानी जिन्होंने परावैराग्य प्राप्त कर लिया है, सारे सिद्धियों के परा चले गए हैं, परावैराग्य प्राप्त कर लिया है। एंड आर फोकस्ड ऑन गोइंग बियॉन्ड द माइंड। और बियॉन्ड द माइंड यानी मनातीत पर, मनातीत होने पे पूरी उनका साधना उनकी पूरी उस पर लगी हुई है। ये 4 प्रकार हो गए, ठीक है। द सेलेशियल बींग्स हु आर स्थानी। स्थानी शब्द यहाँ पे पतंजलि यूज करते हैं। हाँ, स्थानी उपानि मात्रे न, यानी जो स्थानिक है वो, यानी भगवान या देवी देवताएं कह लो। द सेलेशियल बींग्स जो स्वर्ग में रहते हैं, वो स्वर्ग लोक के वासी। They try to invite entice those in the Madhubhumika stage with the promise of Swarga Sukha, Apsara, Kalpataru, etc. etc. तो ये जो मधुभूमिका यानी सेकंड टाइप के योगी जो होते हैं ना, उनको वो निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, और वो कहते हैं आ जाओ, सारा स्वर्ग सुख आपके लिए है, यहाँ पे अप्सरा सुख है, यहाँ पे कल्पतरु है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर ट्रैप्स विच कैन पुट हिम बैक इन बॉन्डेज। लेकिन ये सारे ट्रैप्स है। ये सुचित्रा, टेल मी। ते थोडक्यात तपश्चर्या भंग करणे. हो, तपश्चर्या भंग करणे, हो ऍब्सोल्युटली, का? हा. एक्झॅक्टली, हम्म. एक्झॅक्टली। इथं त्यांनी नचिकेताचंच उदाहरण दिले. करेक्ट. यम त्याला खूप प्रलोभन देत असतो ना, येस, तुला ज्ञानाऐवजी मी वेगळं वेगळं हे देईन ते देईन असं. कठोपनिषद, यस, कठोपनिषद में यम नचिकेता को बहुत कुछ कुछ, मैं तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, ये वरदान दूंगा, वो वरदान दूंगा, लेकिन मृत्यु का ज्ञान तुम मुझसे मत मांगो, ये बहुत उसको कहते हैं। लेकिन नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे तो इसका ज्ञान चाहिए ही चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, बोथ ऑफ यू, वंडरफुल। सो ऑल दीज आर ट्रैप्स विच कैन पुट हिम बैक इन बॉन्डेज। ये सारे ट्रैप को क्या बोलते हैं? ट्रैप है जो तुम्हें जकड़ में ले आएंगे और फिर से तुम्हें प्रसंग में डाल देंगे, या प्रसंगात शब्द यूज किया है। देयरफॉर
he should not accept any such invitations nor entertain pride of being invited. ठीक है, तो ऐसा कोई आमंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, करना है। ओके, अब आखिरी के 4 सूत्र रहे हैं और वो हम कल पढ़ेंगे। और 4 सूत्र के साथ हमारे अ, विभूति पाद जो है ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो शैल वी मूव ऑन टू शेत। शेत भी है, पता नहीं कौन से लोक से है। क्योंकि जी जी, मैं मेरे बाहर जाना है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी जी। नमस्ते। हम्म। भारती, वन क्वेश्चन। अरे, नमस्ते। हाँ, आपने बोला ना सेठ पता नहीं कौन से लोग के है, तो वो लोग का नाम है क्या कोई? यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में 14 लोग के बारे में उन्होंने बोला है। व्यास भाष्य में भी बोला है, बीकेएस ने भी बोला है। तो हम 14 लोग जानते हैं, लेकिन अम, बहुत सारी संस्कृति है, पौराण, एंशंट, वेरी वेरी एंशंट, सो मेनी संस्कृतीज जो अनेक लोगों का के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में ये सारे लोग हैं। सो कौन से ब्रह्मांड का कौन सा वाला पृथ्वी या कौन सा वाला भू भुव स्वह मह कौन सा लोक हम नहीं जानते, राइट। स्वर्ग, नरक, आतल, पताल जो भी है, वो सारे लोग हर जगह पे है। या देयर आर मेनी, यस। या वी आर ऑन पेज नंबर 24। ओके, और सेठ हमें उनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारे चीजों के बारे में उन्होंने हमें समझाया। और जहाँ पे वो रुके थे, उसके बाद का जो सेशन है वहां से हम शुरू करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं रिपीट करना चाहूंगी कि हमारा जो स्वप्न लोक है ये भी उतना ही रियल है जितना हमारा जागृत, यानी हम अभी जगे हुए हैं। हम इस दुनिया को, अभी जो हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी चीजें हमें सच लगती है। लेकिन नींद में जब हमें सपना आते हैं तो हमें लगता है कि अरे वो तो सपना था, यानी वो झूठ था या गलत था, या उसको हम सच्चा नहीं मानते। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने समझाई है कि ये उतना ही सच होता है जितना कि ये 12 लोग। और जो हमने उपनिषदों में भी पढ़ा है कि और इवन सांख्य दर्शन में भी उन्होंने ये समझाया है कि भाई ये यहाँ पे तुम्हारे सारे इंद्रिय काम करते हैं। अष्टवक्र गीता में भी उन्होंने वही बात की है कि भाई तुम्हारे सपने में भी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन सब कार्यरत होते हैं, एक्टिव होते हैं। हम जब अभी जगे हुए हैं तो भी हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन सब एक्टिव है। तो वो स्वप्न लोक इस लोक से अलग कैसे हुआ? दोनों एक ही है। अष्टवक्र बहुत ही सुंदर इस बात को समझाते हैं कि कैसे ये दोनों एक ही है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ हिज। मॅम, जी जी। हा. बऱ्याच लोकांची म्हणजे ज्यांची अशी स्वतःची प्रायव्हेट मंदिरं वगैरे असतात, तर त्यांना स्वप्नात मध्ये दृष्टांत मिळालेला असतो की इथे इथे खोदलं तर मूर्ती मिळेल, करेक्ट किंवा तू पुढे चालत जा, मागे वळून बघू नको, जर मागे वळून बघितलं तर मी जिथे आहे तिथेच तुला माझं मंदिर, म्हणजे ते स्वप्नामध्ये दृष्टांत मिळालेले खरे असतात बाबा करेक्ट थोडक्यात. करेक्ट। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो सुचित्रा जी कह रही है कि हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, देवी देवताएं हैं, जो भी परालोक में रहने वाले जो आत्माएं हैं, वो हमें सपने में सूचना देते हैं कि आप यहाँ पे मंदिर बांधो या मेरी स्थापना इधर करो। तो ये जो देवी देवताएं हैं, गुरु है, मास्टर्स है, दे ऑल हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज भी आकर सपने में हमें बताते हैं कि भाई ये करो या वो करो, या ऐसा करो वैसा करो। अगर हम उसको मान के चलते हैं तो नतीजा बहुत अद्भुत होता है। बिल्कुल सही है।
तो स्वप्न सूचक भी होते हैं, अबाउट ड्रीम्स. इफ यू स्टडी द modern classification of dreams, you will find many types of dreams. There are premonitory dreams, premonitions देने वाले कि हाँ आगे जाके ये बुरा या ये अच्छा होने वाला है. And then there are dreams which give us instructions, बोध. And there are dreams जहाँ से हमें स्पष्टता मिलती है, clarity मिलती है. There are many many kinds of dreams. But dream world, in short, bottom line is, dream world is no different from our this world, real world, जिसको हम real कहते हैं. Both are equally real. That's the point, right? All right. Next session, 515 सेशन February 11, 1970. 9:20 हुए हैं रात के, बुधवार का दिन है. गुड इवनिंग श्वेत. वी विल रिटर्न टू अवर चैप्टर 2. तुरंत श्वेत जहां पे छोड़ा है वहीं से श्वेत शुरुआत कर देते हैं. ठीक है. द सेंसेस दैट यू यूज इन द वेरी रियल मैनर क्रिएट द एनवायरनमेंट दैट यू परसीव. हाँ, तो हमने जो लास्ट क्लास में जो उनका लास्ट रीडिंग हमने पढ़ा था, उसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आजू बाजू में जो भी भौतिक दुनिया है, ये तुमने तुम्हारे इंद्रियों से बनाई है. इंद्रियों की शक्ति से, मन की शक्ति से ये दुनिया तुमने लिटरली बनाई है. उदाहरण याद है आपको? उन्होंने कहा था अगर आपको कोई रूम छोटा लग रहा है तो वो सच में छोटा है. आपका साधन लेके अगर आपको नापोगे तो वो आपको सेम साइज लगेगा. कल नापा तो भी सेम साइज, आज नापा तो भी कल सेम साइज. लेकिन वो साधन जो है वो भी छोटा है, वो भी हमारे इंद्रियों के हिसाब से एडजस्ट होता है, ऐसा उनका कहना है. दिस इज लाइक अ फैंटास्टिक थॉट, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. हमारे लिए ये मानना नामुमकिन के बराबर है. ऐसा थोड़ी होता है. हम कहेंगे टेप मेजर तो वही है, मापदंड तो वही है, ऐसे थोड़ी छोटा बड़ा होता है. पर वो कहते हैं नहीं, सच में होता है. हाँ, आप मानो ना मानो, ये ऐसा होता है. तो द सेंसेस दैट यू यूज इन अ वेरी रियल मैनर क्रिएट द एनवायरनमेंट दैट यू परसीव. जो तुम्हें महसूस होता है, जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब तुमने बनाया हुआ है. योर फिजिकल सेंसेस नेसेशिएट द परसेप्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल रियलिटी. लेकिन देखो, इंद्रिय हमारे सीमित है. शरीर में लगे हुए या आंख कान नाक सब इंद्रिय जो हमारे हैं, ये इनका लिमिटेशंस है. तो वो उसकी वजह से हमें सिर्फ 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखता है, मल्टी डायमेंशनल हमें दिखता नहीं है. कॉन्शियसनेस इज इक्विप्ड विथ इनर परसेप्टर्स. हाउएवर, इंद्रिया सीमित है, लेकिन चित्त शक्ति असीमित है. अगर चित्त से, तुम्हारे कॉन्शियसनेस से, अगर तुम किसी भी चीज को, अभी हमने पढ़ा ना, प्रज्ञा प्राप्ति हमें होगी. ओमनी साइंस, सारा नोवेबल्स का सारा नॉलेज अभी हमने सूत्रों में पढ़ा. ये ज्ञान हमें, परिपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होगा. चित्त कैसा हुआ? तो पतंजलि ने क्या बताया? सत्व शुद्ध चित्त हुआ तो. ओके, जहां पे रजतमो का एक अंश भी नहीं है, पूरी तरह से सत्व शुद्ध हो जाए तो सारा ज्ञान हमें प्राप्त है. तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सवाल ही नहीं उठता. एक ही समय पे सारा ज्ञान है. अभी अभी ये सूत्र हमने पढ़ा, वही बात शेठ यहाँ पे कह रहे हैं. दी कॉन्शियसनेस इज इक्विप्ड विथ इनर परसेप्टेंस. अंतर ज्ञान के साधन आपके पास है, अंदर से आपको ज्ञान हो सकता है. आंखों की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं. दीज आर इनहेरेंट विद इन ऑल कॉन्शियसनेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट. अब देखो, हम लोग कहते हैं ना यंग सोल, ओल्ड सोल, बेबी सोल, मास्टर सोल, ऐसे आत्मा जो है ना. तो कोई आत्मा है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, जो ज्ञानी आत्मा है, या कोई आत्मा होते हैं जिनको अभी दुनियादारी से भी समझ में नहीं आ रही है. सो दोज आर यंग सोल. इररिस्पेक्टिव
तुम्हारे तुम तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, चित्त शक्ति सबकी उतनी ही है। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, कैपेसिटी तुम्हारी सेम है। ये वो एग्जाम्पल से मैं बोल रही हूँ। सो दीज परसेप्टर्स operate quite independently from those who might be assumed with a given consciousness when a given consciousness adopts a specialist form such as a physical body in order to operate in a particular system. अब हम लोग भूलोक में आ गए। अब भूलोक में शरीर की जरूरत है, शरीर के बगैर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो कितना भी सीमित हमारा शरीर क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर वो जो चित्त है, वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, इसकी क्षमता कम ज्यादा नहीं होती। तो कोई भी दुनिया में हम चले जाए, वहां का सिस्टम कुछ भी होने दो, वहां का रूप रंग कैसा भी होने दो, शक्ति सबके पास, आत्म शक्ति कह लो, ये सबके पास एक जैसी होती है। Each reader, therefore, had inner senses and to some extent uses them constantly, though he is not aware of doing so at an egotistical level. Now, we use the, so each reader, तो ये हमारे अंदर सबके पास है। और ये देखो, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं, मन की आवाज कहते हैं, आत्मा की ओढ, आत्म्याची ओढ म्हणतो ना आपण। सो इट इज लाइक अ पुल ऑफ द सोल। ये सारी चीजें हैं, हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल नहीं करते। गट फीलिंग होता है और हम ये चीज को यूज करते हैं, लेकिन कौन से स्तर पे यूज करते हैं? अहंकार के स्तर पे, ईगो के स्तर पे। तो हमें क्या लगता है, क्या मतलब होता है ईगो के स्तर पे यूज करने का? हमें लगता है मैंने किया, आई डिड दिस, ऑलराइट, बट इट्स द इनर सेंसेस विच आर डूइंग द वर्क। नाउ वी यूज द इनर सेंसेस क्वाइट फ्रीली एंड कॉन्शियसली। लेकिन देखो, हमारे पास शरीर नहीं है, श्वेत कह रहे हैं, तो हम ये जो शक्ति है इसको मुक्तता से इस्तेमाल करते हैं, फ्रीली यूज करते हैं हम इसको, और कॉन्शियसली यूज करते हैं, सजगता के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सोच समझ कर, जानबूझकर, सजगता के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वर टू डू सो, अगर आप भी सजगता के साथ और मुक्त होकर अपने अंदर की शक्तियों को जागृत होने दे, इफ यू अलाउ ऑल दोज इनर सेंसेस to work freely without hesitation, then you would perceive the same kind of environment in which I have existence. तो मेरी दुनिया आराम से आप देख लोगे, अगर आप खुद को अलाउ करो तो। सही बात है। क्या इसका अनुभव हमें होता है? कब होता है? मेडिटेशन में होता है कि नहीं? मेडिटेशन में हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना फ्री हो जाती है कि नहीं? और मेडिटेशन में हमें विजन्स दिख जाते हैं। अगर इस शरीर का जड़त्व छोड़ दे हम, तो हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, जहां चाहे वहां जाकर आ सकते हैं, आएंगे वापस जरूर। हाँ, क्योंकि शरीर नहीं छोड़ा है, टेम्पररीली छोड़ा है। हाँ, मृत्युलोक नहीं गए हम। ये हमें सबको इसका अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन विदाउट फेल किया करो। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर की शक्तियां हैं, हमारे अहंकार, अहम भाव, ईगो, सेल्फ के वजह से, जिसको हम आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे, पहचान नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम कुछ भी हो जाए हम कहते हैं हमने किया, मैंने किया। तो अगर हम फ्री कर दे इस सीमितता को, इस लिमिटेडनेस को, तो हम सब इसको अनुभव कर पाएंगे। और शेत कह रहे मेरी दुनिया में आप, मेरी दुनिया भी आप देख पाओगे, मेरी दुनिया का भी अनुभव आप कर पाओगे।
यू वुड सी एन अनकैमोफ्लाज सिचुएशन। हम इसको क्या कहते हैं पता है हमारे शब्द में, हमारे शास्त्रों में चिदाकाश कहते हैं। ये चिदाकाश इज नथिंग बट ओपन स्पेस in which all dimensions exist and you are able to see them all. त्रिपुरा रहस्य हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। त्रिपुरा रहस्य में वो एक योगी होते हैं, वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं और वो जिस पर्वत के पास बैठे हुए होते हैं उनका बेटा उस पर्वत के अंदर चला जाता है घोड़े पे और गायब हो जाता है। और ये जो राजा है इसके सारा सैन्य भी अंदर ले जाता है वो। और फिर ये सोचता है राजा, यार ये पत्थर है, ये पत्थर के अंदर सारे का सारा मेरा सैन्य कैसे चला गया। तो वो खुद वहां साधना करने बैठ जाता है और साधना करता है। उसकी साधना से खुश होकर वो ऋषि आंख खोलते हैं और बोलते हैं, पूछो क्या पूछना है, क्या चाहते हो आप। तो कहते हैं, आपका बेटा मेरा पूरा सैन्य लेकर इस पर्वत के अंदर चला गया है, मैं भी उस पर्वत के अंदर जाकर क्या है अंदर मैं देखना चाहता हूँ, कैसे जा सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, उसको तथास्तु कहते हैं, बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं इसको अंदर ले जाओ। याद है, डू यू रिमेम्बर गाइस? आठवते का हे वाचलेलं आपण? हाँ। और उसको जब अंदर ले जाता है तो वहां पे अनेक उसको ग्रह तारे नक्षत्र स्पेस, अनेक वर्ल्ड्स, अनेक दुनिया का दर्शन होता है वो। और इतनी स्पीड से होता है कि आई थिंक 3 मिनट में या कुछ वो बाहर आ जाता है और उसने सारे ब्रह्मांड जितने देख, मतलब जितने पता है उतने सारे ब्रह्मांड को उसने देख लिया होता है, आकाश भ्रमण कर लिया होता है। राइट। ये बात यहाँ पे, ये चिदाकाश है, ये वो एम्प्टी स्पेस है जहां पे ऑल इज देयर, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, स्थल काल नहीं है, तो वहां पे सब कुछ है। हम सारी दुनिया देख सकते हैं, जो भी जितने भी वर्ल्ड्स है, जितने भी यूनिवर्सेस है, उसमें की कोई भी दुनिया हम वहां पर देख सकते हैं, अगर हम अपने इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए, ये अहम भाव से मुक्त हो जाए। लिटरली शरीर को छोड़ नहीं देना, ओके। ये मृत्यु के बाद की बात नहीं हो रही है, अहम भाव की बात। आई एम दिस बॉडी, इस चीज को हम छोड़ देते हैं अगर, तो ये हो सकता है। If you were to you would see an uncamouflaged situation in which events and form were free and not stuck in a jelly-like mold of time. हम कालबद्ध है, काल चक्र में अटके हुए हैं, जैसे एक जेली जैसा है काल चक्र, वो कह रहे हैं यहाँ पर। इसमें से तुम अगर छूट जाओ तो पारदर्शक दुनिया आपको दिख जाएगी। बाकी सारी दुनियाएं जो है ये इतनी पारदर्शक है, आप इसे देख पाओगे। You could see, for example, your present living room not only as a conglomeration of permanent appearing furniture, but switch your focus and see the immense and constant dance of molecules and other particles that compose the various objects. अभी हमें कैसा दिख रहा है? ये रूम दिख रही है, यहाँ पे ये टेबल है, वहां पे वो चेयर है, यहाँ पे ये कबर्ड है, ये सारी चीजें हमें दिख रही है। राइट। अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो जिस ऊर्जा से, जिस अणु परमाणुओं से ये चीजें बनी हैं, जो हमें परमानेंट लग रही है पर परमानेंट है नहीं, वो जिस अणु परमाणुओं से बनी है वो हम देख पाएंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम उसको एनर्जी फॉर्म में देख पाएंगे। You could see a phosphorescent like glow, the aura of electromagnetic structures that compose the molecules themselves. और ये जो परमाणु हैं, वो जिस प्रकाश से बने हैं
या लाइट से बने हैं। ओके, और वो लाइट का जो अलग अलग इंटेंसिटी के वजह से अलग अलग कलर्स में है, ये कलरफुल लाइट्स के रूप में हम हर चीज को देख सकेंगे। येते लक्षात काय म्हणतायत ते? म्हणजे अणुपरमाणू तर झालंच, पण त्याच्या अणुपरमाणूमध्ये असलेलं जे प्रकाश रंग शक्ती आहे, द लाइट एनर्जी विद इन ईच ॲटम अँड मॉलिक्यूल, त्या लाइट एनर्जीला पण आपण बघू शकणार, हम देख पाएंगे। इस फॉस्फोरेसेंट लाइक ग्लो दिखेगा हमें। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स, हर कलर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को भी हम देख पाएंगे। यू कुड, इफ यू विश्ड, condense your consciousness until it was small enough to travel through a single molecule, and from the molecule's own world look out and survey the universe of the room and the gigantic galaxy of interrelated, ever moving star like shapes. अनिमा महिमा गरिमा, अनिमा पे हम आ गए। ये जो सिद्धि है, हाँ, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो वो यहाँ कह रहे हैं, तुम अपने ही चित्त को, अपने ही चेतना को इतना सूक्ष्म बना सकते हो कि वो परमाणु के एक कण में से तुम अंदर घुस सकते हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर घुस सकते हो, और उस मॉलिक्यूल के अंदर जाकर इस दुनिया को अंदर से बाहर यानी उल्टा देख सकते हो। और ये तारे जैसा स्टार लाइक अपीयरेंस जो आ जाता है, ये सारा आप अनुभव कर रखते हो। ऐसे स्टार लाइक शेप में सब कुछ हिल रहा है, इसको आप देख सकते हो। अभी इसकी ना होलोग्राफिक ये बनाई है ऑलरेडी, विजुअल्स बनाए हुए हैं, और कहीं कहीं आप जाओगे तो इसका अनुभव आप ले सकते हो। जियो वर्ल्ड में मैंने देखा था, वैसे एक रूम बनाई है जहां पर तुम्हारे यू आर मेनी, तुम बहुत हो, हर जगह पे देखो वहां तुम हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, योर अपीयरेंस टर्न्स इनटू स्टार लाइक शेप्स। हाँ, ऐसा एक उन्होंने बनाया हुआ है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे वो वही कह रहे हैं, यानी इमेजिन करो, देखो और सिंप्लीफाइड बताती हूँ मैं। आपका शरीर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, राइट? हाँ, पेशियों, करोड़ों करोड़ों पेशियों से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर किसी एक पेशी के अंदर तुम घुस जाते हो और फिर अंदर से इस शरीर को बाहर देखते हो, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, तो कैसा दिखेगा? इफ यू लुक एट योर सराउंडिंग फ्रॉम इनसाइड द सेल, हाउ विल इट लुक? ऐसा आप कर सकते हो। नाउ ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज रिप्रेजेंट अ लेजिटिमेट रियलिटी। अशक्य लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, ये सत्य है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये शक्यता बिल्कुल लेजिटिमेट रियलिटी है, यानी बिना किसी शंका के का ये सत्य है। इट्स अ रियलिटी। Yours is no more legitimate than any other, and it is the only, but it is the only one that you perceive. तो तुम्हारी दुनिया जो सिर्फ तुम्हें दिखती है, ओके, तुम्हारी दुनिया जो सिर्फ तुम्हें दिखती है, ऐसी हजारों अनेक दुनिया है जो उतनी ही खरी है, उतनी ही सच्ची है, जितनी ये तुम्हें दिखने वाली तुम्हारी दुनिया। एक, अगर मैं आपको इनवाइट करूं कि आप इस रूम के दरवाजे पे आकर इस रूम को देखो और फिर बाहर जाके बैठो, हाँ, समझो स्वाति, शांति, ममता, सुचित्रा, जानवी, हम सब लोग, आप 5 जन हो और मैं छठी, हम इस रूम को देखेंगे और हॉल में जाके बैठेंगे,
और बाद में बोलेंगे अच्छा अब रूम का वर्णन करो। क्या लगता है हम 6 में से 2 जन भी ऐसे होंगे जो वही वर्णन देगा, उस रूम का डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम देगा? ना, नहीं हो सकता। हर एक जन हम में से इस रूम का वर्णन अलग देगा, क्योंकि हर एक अपने दृष्टि से, अपने परसेप्शन से देख कर जाएगा। सही बात है? ओके, it's a very it's a very superficial example, but this is how it is. All of us perceive differently. हम सब अलग दृष्टि से देखते हैं, और जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारा सत्य है, जो मुझे दिखता है वो मेरा सत्य है। इसलिए वो शेठ यहाँ पे कह रहे, अपना सत्य तुम बनाते हो। वही रूम, वही चीजें, वही फर्नीचर, वही डेकोर, सब वही है, लेकिन फिर भी हम सबको अलग दिखता है। ऑलराइट, यूजिंग द इनर सेंसेस वी बिकम कॉन्शियस क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स। जिनके पास किताब है इसे अंडरलाइन कर दो। अगर ये अंतर मन की जो आपकी शक्तियां हैं, इससे अगर आप देखना शुरू कर दो, आत्मदर्शन से दर्शन करना शुरू कर दो, तो आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा बनाओगे। और कॉन्शियस क्रिएटर्स, ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। हमने हमारी दुनिया जानबूझकर बनाई है। अच्छा, हमने कॉन्शियसली हमारी दुनिया बनाएंगे हम, वो बोल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी अभी जो दुनिया है वो भी हमने ही बनाई है, लेकिन अनकॉन्शियसली बनाई है। लेकिन हम कॉन्शियस क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स बन सकते हैं अगर हम अंदर की शक्तियों का इस्तेमाल करें। बट यू आर अनकॉन्शियस को क्रिएटर्स वेदर यू नो इट और नॉट. If our environment seems unstructured to you, it is only because you do not understand the true nature of order, which has nothing to do with permanent form, but only appears to have form from your perspective. Appears को underline किया है यहाँ पे। मानो या न मानो, हर एक चीज आप बनाते हो। और अगर हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया जो भौतिक नहीं है, जहां पे ऐसे सॉलिड चीजें तुम्हें नहीं दिखेगी, तो ये आपको लगेगा अरे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्थापन ही नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा सीमित नजरिया होगा, क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए आकार, रूप होना जरूरी है, तो ही तुम देख पाते हो। जिस चीज को रूप है, जिस चीज को आकार है, वही तुम देख पाते हो। हाउ अमेजिंग है ना? मैम, जी जी। इससे आपने एक बताया और बात मुझे याद आया, जैसे शायद श्रद्धा और अंशु किधर, स्पेन किधर तो भी गए थे, हाँ, तो ऊपर से जंप किया तो क्लाउड में गिरे। गिरे, और वो हम लोग क्लाउड बोला तो ऐसे फ्लो होता रहता है, फ्लोट होता रहता है इतना, लेकिन उनको लगा वो स्विमिंग पूल में गिरे थे। ये याद ऐसा याद आ करेक्ट, गया, वही ना? यस, बिल्कुल। तो हमें, हम जो ममता बता रही है, हम वो बादल जब देखते हैं ना, तो हमें वो कॉटन की तरह, कापूस की तरह लगता है, राइट, रुई की तरह लगता है, जैसे कि उसको कुछ सब्सटेंस नहीं है, ऐसा हम लगता है। लेकिन मेरा बेटा जब वो स्काई डाइविंग किया, वो उसने जब डाइव किया तो वो एग्जैक्टली वही टाइम पे एक पानी से भरे हुए बादल में गिर गया। अब बादल से ही पानी आता है, हम सबको मालूम है, लेकिन हम उसको, उसका अनुभव ऐसा था उसके शब्दों में कि मुझे लगा कि मैं स्विमिंग पूल से गुजर के आया हूं, मैं पूरा गिल्ला होकर बाहर निकला। तो वो बादल पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर से वो गुजर के आया। ये दिमाग में भी नहीं आता, हम सबके पास ज्ञान है,
कि क्लाउड्स में सिर्फ रेन होता है, राइट? लेकिन वी हमारा वो पर्सपेक्टिव ही नहीं बनता। ऐसा जब कोई अनुभव होता है, उसके बाद बादल देखने के बाद वो रूही जैसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, उसको अब कुछ परसेप्शन हमारा उसका बदल जाता है। सही बात है ममता। तो स्ट्रक्चर दिखता है हमको, बादल का आकार दिखता है, बादल का रंग दिखता है, उस पर से हमारे अनुभव अनुसार हम ऐसा अंदाज लगाते हैं कि भाई इसको कुछ सॉलिडिटी है ही नहीं, इसको कोई स्ट्रक्चर कुछ मतलब हम ये ही रूप है इसका और इसमें ये, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है, राइट? तो बस दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज सेइंग, दैट हमारे इट अपीयर्स टू हैव फॉर्म ओनली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। तुम्हारे दृष्टिकोण से रूप है, लेकिन हमारी दुनिया में अगर कोई व्यवस्थापन नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, तो आपकी दुनिया भी बिना व्यवस्थापन के ही है। लेकिन आपकी नजर, आपका दृष्टि ऐसी है कि आपको वहां पे आकार, रूप, रंग, आकार दिखता है, राइट? There is no 4 o'clock in the afternoon or 9 o'clock in the evening in my environment. मेरी दुनिया में दोपहर के 4, रात के 9 नहीं बजते। By this I mean that I am not restricted to a time sequence. तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं समय के बंधन में नहीं हूँ। There is nothing preventing me from experiences such sequences if I choose. लेकिन अगर मैं समय का अनुभव करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। आप 5th स्टैंडर्ड में हो, आपको 1st स्टैंडर्ड का अगर कुछ करना है आप आराम से कर लोगे, है कि नहीं? 1st स्टैंडर्ड का मैथ्स हो, 1st स्टैंडर्ड का राइटिंग हो, जो भी कुछ हो, वही वो कह रहे हैं कि अगर मैं समय अनुसार चलना चाहूं तो मैं चल सकता हूं, लेकिन मेरी दुनिया में समय का बंधन नहीं है। देर इज नथिंग प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस सच सीक्वेंसेस इफ आई चूज। वी एक्सपीरियंस टाइम और वॉट यू कॉल इट्स इक्विवेलेंट नेचर in terms of intensities of experience, a psychological time with its own peaks and valleys. हम समय का अनुभव करते हैं, लेकिन उस अनुभव की तीव्रता के अनुसार हमारा समय होता है, जो बढ़ता है या कम हो जाता है, राइज और फॉल। तो अनुभव की तीव्रता यानी द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज अवर टाइम फैक्टर। हमारे लिए वो हमारा समय है। This is somewhat similar to your own emotional feelings when time seems speeded up or slowed down, but it is vastly different in important ways. हाँ, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की सब जानते हैं, राइट? कभी समय बीतता नहीं, और कभी कभी समय इतना जल्दी से बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता भाई इतना समय बीत गया। तो वो जो भाव है आपका, वो जो इमोशनल फीलिंग है, वो इमोशनल फीलिंग जैसा हमारा अनुभव होता है, लेकिन आप जो भाव महसूस करते हो एग्जैक्टली वैसा नहीं, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। Our psychological time could be compared in terms of environment to the walls of a room. But in our case, the walls would be constantly changing in color, size, height, depth, and width. आपकी हमारी ये जो 4 दीवारें हैं, राइट? ये 4 दीवारें सॉलिड वॉल्स हमें दिख रही है। अब ये सॉलिड वॉल्स जैसे है वैसे ही हमारा टाइम भी है, ठीक है? और वो कह रहे हैं हमारे लिए ये वॉल्स हर पल रंग, आकार, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई सब कुछ बदलता रहता है। ये जो दीवारें हैं इसके हाइट, विड्थ, डेप्थ, कलर, साइज ये हर पल बदलता रहता है। हमारे लिए समय वैसा है, हर पल बदलता रहता है।
और अगर थोड़ा बहुत समय का एहसास हम लेते हैं, एक्सपीरियंस अगर टाइम एक्सपीरियंस अगर आपको हो, तो इट इज मोर ऑफ एन इमोशनल इंटेंसिटी। जब हमको महसूस होता है यार अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, या हमको महसूस होता है हो गया, अरे हो गया, तो वो अनुभव अनुसार हम समय का अनुभव लेते हैं। अवर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, हमारी मानसिकताएं जो है बहुत ही अलग है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन दैट वी कॉन्शियसली यूटिलाइज अ मल्टी डायमेंशनल साइकोलॉजिकल रियलिटी दैट यू इनहेरेंटली possess but are unfamiliar with it at an egotistical level. It is natural then that our environment would have multidimensional qualities that the physical senses would never perceive. हमें एक ही दुनिया क्यों दिखती है? हमें अनेक दुनियाओं का अनुभव क्यों नहीं होता है? इनको हो रहा है, हमें क्यों नहीं होता? हमें सिर्फ 3 डायमेंशंस क्यों दिखते हैं? आप बोलोगे कि हमारे सेंसस लिमिटेड है उसके वजह से, या आप बोलोगे हम बॉडी में लिमिटेड है इस वजह से। ऐसा नहीं है। किस चीज के वजह से हम सिर्फ 3 डायमेंशनल रियलिटी दिख पाते हैं और मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? मैं हर जगह पर हूँ, हर पल हूँ, इस पौधे में भी मैं हूँ, तुम में भी मैं हूँ, हर जगह देखो मैं ही मैं हूँ, ये अनुभव क्यों नहीं होता है? ये बिल्ली भी मैं हूँ, ये लैपटॉप भी मैं हूँ, ये किताब भी मैं हूँ, ये अनुभव हमें क्यों नहीं होता? हमें 3 डायमेंशनल अनुभव, ये ममता है, ये जानवी है, ये शांति है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये किताब है, ये 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंस हमें क्यों होता है? Because of our ego. सॉरी, यस, एब्सोल्युटली, Because of our ego. बिकॉज ऑफ अवर ईगो। क्योंकि मैं अस्मि, अब भी हमने योग सूत्र में भी यही पढ़ा, ये अस्मिता है, ये अस्मि भाव है, ये मैं का भाव है, जिसको आई सेंस कहेंगे। ये आई सेंस हमें इस अनुभव से रोकता है, वरना हमारी दुनिया भी मल्टी डायमेंशनल है। हमारी दुनिया किसी और दुनिया से अलग नहीं है, ये भी पर ब्रह्म, परम आत्मा, ये यहीं पे है सब कुछ, लेकिन हमारा आई सेंस हमें रोकता है। वो वही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं, नाउ आई प्रोजेक्ट ऑफ। तो क्योंकि हम सीमित हो जाते हैं, ईगो के वजह से हम सीमित हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक रियलिटी दिखती है। अगर इससे हम छूट जाते हैं तो हमें सारी रियलिटीज संभव हो जाएगी। तो श्वेत कह रहे हैं कि मेरी जो दुनिया है ये मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, और हम अनेक रूप एक ही समय पे, अनेक चीजें एक ही समय पे, अनेक दुनिया में घूमना एक ही समय पे, अनेक काम करना एक ही समय पे हम कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। क्यों? आप काल स्थल से, अहंकार के वजह से, अहम भाव के वजह से बंधन में हो। So now I project a portion of my reality as I dictate this book to an differentiated level between systems that is relatively clear of camouflage. मेरी दुनिया में कोई वो गिरगिट का कवरिंग नहीं है, कोई कैमोफ्लाज नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई वेल्स नहीं है, सब कुछ पारदर्शक है। सो जब ऐसी दुनिया से मैं बिलोंग करता हूं, अब भी जो मैं ये किताब लिख रहा हूं, अब भी जो मैं ये व्यक्त कर रहा हूं खुद को, ये मेरा जिसको मैं कहूं यानी आत्म रूप का एक हिस्सा है, सिर्फ मेरा एक हिस्सा है, 1 पोर्शन ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई रियलिटी विच आई एम प्रोजेक्टिंग, जो ये काम कर रहा है।
It is an inactive area, comparatively speaking. If you are thinking in terms of physical reality, then this area could be likened to one immediately above the atmosphere of your earth. तो अगर कैसे, तो स्पेस समझ लो, हमारे पृथ्वी के बाहर जैसे ओपन स्पेस है, वैसे स्पेस में से मैं एक मेरा हिस्सा आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूं. However, I am speaking of psychological and psychic atmosphere, and this area is sufficiently distant from Rupert's physically oriented self so that communication can be relatively understood. अगर मैं मेरा पूरा रूप ये रूबर्ट के साथ यानी जेन के साथ जोड़ दूं, तो जेन में वो क्षमता नहीं है कि अब भी जिस तरह से व्यक्त हो रहा है, अब भी जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो अपने शब्दों में डाल रही है, ये कार्य होना संभव नहीं होगा. मैं उससे उतनी दूरी बनाए रखी है, मैंने उतनी दूरी उससे, यानी जेन की एक चेतना है, मेरी एक चेतना है, मेरी शुद्ध चेतना है जिसको रूप रंग आकार नहीं है. मैंने अपनी चेतना को इतना दूर रखा हुआ है जेन से ताकि वो मुझे समझ पाए. अगर मेरा पूरा स्वरूप मैं वहां पे ले जाऊं तो नहीं होगा ये काम. तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें उतनी ही ऊर्जा, वैसे भी देखो फ्रेंड्स, हम रिक्वायर्ड एनर्जी ही खर्च करते हैं. हमारे पास बहुत एनर्जी है, हाँ, लेकिन हम झाड़ू मारने में सारी एनर्जी डाल देते हैं क्या? नहीं. या कोई प्रोजेक्ट करने में सारी एनर्जी डाल देते हैं? नहीं. हम हिस्सों हिस्सों में काम करते हैं. ये लिटरली नहीं बोल रहे, ये मानसिकता के रूप पे होता है, ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होता है, ये मनोमय कोश में होता है. अगर उस शब्द से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल रही हो तो. It is also in a way distant from my own environment, for in my own environment I would have some difficulties in relating information in physically oriented terms. अच्छा, मैं जेन की दुनिया से, जेन से या रूबर्ट से मैंने उतनी दूरी बनाई रखी है कि कम्युनिकेशन ठीक से हो पाए. वैसे ही अपनी दुनिया से भी मैं दूर आ गया हूं, क्योंकि मेरी प्योर एनर्जी में अगर मैं रहूं मेरी दुनिया में, तो ये जो अभी कम्युनिकेशन हो रहा है ये नहीं हो पाएगा. आपके बात समझ में आ रही है? इज दिस मेक, आर यू एबल टू ग्रास्प दिस? हाँ, ग्रहण होता है काहे जे बोलता है ते. यस यस. यस, राइट. मैम मैम प्लीज रिपीट कीजिए. और हाँ, और एक बार रिपीट के देखो. इतना तो हम समझते हैं कि हम जो है, हमारी काल, स्थल, शरीर, मन, ये सब सीमित कर दिया है शरीर के अंदर हमने. ठीक है. तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि हम अगर बोलना चाहे तो आवाज कहाँ से निकालेंगे, चाहे पेट से, छाती से, गले से. फिर वो आवाज हमारे वोकल कॉर्ड से निकलेगी, फिर वो हमारे होठ, हमारी जबान, हमारा मुख, हमारा बकल कैविटी जिसको कहते हैं, उस आवाज को वो आकार देगा, तब जाके शब्द बाहर निकलेगा. वही शब्द आपके कान अगर ग्रहण कर पाते हैं तो सुनाई देगा. आपके कान में भी एक सिस्टम है, आपके कान में 3 बोन्स है जो वाइब्रेट होते हैं. इनकस मैलियस, ये 3 बोन्स जो है ये वाइब्रेट होते हैं, तब जाके वो साउंड, अच्छा वो जो साउंड आपके अंदर तक पहुंचा है, वो शब्दनाद जो अंदर तक पहुंचा है, वो उसको, वो क्या बोला, कौन सा शब्द बोला, इसके लिए ब्रेन चाहिए. ब्रेन उसको रीड करता है कि एग्जैक्टली ये क्या बोला, कैट बोला, माउस बोला, क्या बोला. ठीक है. तो ये एक सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है. अब श्वेत का की दुनिया और उसका सिस्टम कैसे है,
वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, वो पूरी तरह से पारदर्शक है, वो काफी हद तक प्योर एनर्जी है। उनको कोई, हम मन की बात मन में छुपा सकते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो ना बोलना चाहे तो रोक सकते हैं खुद को, या जो सोच रहे हैं उसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। हाँ, क्या पागल है बोलना है, लेकिन अरे वाह कितने अच्छी बात की आपने, ऐसा हम बोल देंगे। ये जो है ना, ये इसको कैमोफ्लाज कहते हैं। हम अपनी भावनाओं को, हम हमारे विचारों को, उसको ना ढक्कन डालते हैं, उसको एक पर्दा डालते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर के माध्यम से हम ऑपरेट करते हैं। श्वेत की दुनिया में ऐसा नहीं है। श्वेत जैसे अनेक आत्माएं हैं वहां पे। श्वेत ने क्या सोचा, वो दूसरे सारे जन समझ जाएंगे तुरंत ही। वहां पे शब्द, नाद, ये सारा सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। अब ये दुनिया को, हमारी दुनिया और श्वेत की दुनिया, ये दोनों को अगर जुड़ना है, ओके, अगर ये दोनों को अगर जुड़ना है, तो श्वेत हमारी दुनिया में घुस जाएंगे तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उनको रूप है नहीं, और वो जो बोल व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और हमारी दुनिया में से कोई अगर ग्रहण करना चाहता है कि श्वेत क्या बोल रहे हैं, ये अगर वो जानना चाहता है, तो उसको अपनी कॉन्शियसनेस को सत्व शुद्ध चित्त में खुद को लाना होगा टू सम एक्सटेंट, ताकि वहां से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो समझ पाए। इस चीज के लिए श्वेत को अपनी दुनिया से दूर होना होगा थोड़ा, और जेन रूबट जो है उससे भी, उसके भी अगर पास पूरा जाके नहीं चलेगा, पूरा उसके अंदर घुस के नहीं चलेगा, तो उसको उससे भी दूरी बनानी होगी। तो वो कह रहे, मैं मेरी दुनिया से दूर हूं, मैं रूबट जेन की दुनिया से भी खुद को उतने अंतर पे रखा हूं मैंने, जहां पर मैं जो व्यक्त कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं, वो ग्रहण हो रहा है रूबट को, जेन को, और उसको वो शब्दों में ढाल रही है, शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर रही है। इस तरह से आप से मैं बात कर पा रहा हूं, वरना आपके और मेरे में बात नहीं हो पाती। तो जिसको हम चिदाकाश कहते हैं, जिसको हम शुद्ध सत्व या महत कहते हैं, मैं कोरिलेट करते जा रही हूँ डियर फ्रेंड्स अपने शास्त्र के साथ। जिसको हम महत कहते हैं, उस महत का हम अनुभव नहीं ले पाते हैं जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती, हमारा कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस नहीं होता। और इसके लिए आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, आप ये इस उम्र के हो या उस उम्र के हो, आप इतना सीखे हुए हो या उतना सीखे हुए हो, आ, आपके पास कितना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ऐसा है, या कोई चीज, आपकी आदतें क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। आपका चित्त आपने कितना पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट बनाया है, ये एक ही चीज मायने रखता है। आप संसारी हो या सन्यासी हो, आप योगी हो या क्या हो, ये मायने नहीं रखता। आप रिसेप्टिव होना जरूरी है, यानी आपके चित्त की ग्रहण शक्ति बढ़ानी जरूरी है। अब ग्रहण शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त एक्सपैंड होगा। चित्त का एक्सपेंशन कब होते हुए देखा है आपने? सबने अनुभव किया है, 100% मैं जानती हूँ। मेडिटेशन में वहां पे हमारी काल, स्थल,
आदतें, हमारा प्रोफेशन, हम हर चीज हट जाता है, वहां पे सिर्फ हम है, शून्य है, नो थॉट, जीरो थॉट स्टेट, अहम भाव हट गया। आ रही है बात दोनों? ये बात, ये मेरे शब्दों में मैंने आपको समझाया, लेकिन वो यही बात वो कह रहे हैं कि it is also in a way distant from my own environment, for in my own environment I would have some difficulties in relating information in your physically oriented terms। आपको शारीरिक सिस्टम जो आपकी है, ये सिस्टम के माध्यम से मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, बिना सिस्टम के मैं बात नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपनी दुनिया से थोड़ा, यहाँ पे जो बात कर रहा है उस हिस्से को मुझे थोड़ा दूर करना होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट बाय डिस्टेंस आई डू नॉट रेफर टू स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस के हिसाब से डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। हाँ, यस सुचित्रा, गो ऑन, से व्हाट्स ऑन योर माइंड। राइट, तो ये फिजिकल स्पेस की बात नहीं हो रही है, ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये चित्त हाँ शक्ति की बात है। यस जैस्मिन, बोलो। या मैं वही बोल रही हूँ कि इफ वी से दैट ही इज 100% कॉन्शियसनेस, उस पूरा पूरा चिदाकाश में श्वेत की दुनिया की बात कर रही हूँ। तो श्वेत व्हेन ही वांट्स टू से समथिंग, वो वेसल यूज करना चाहता है, किसी का शरीर यूज करना चाहता है, जो जैन में उसको यू कैन से 0.0001% ऑफ श्वेत एनर्जी इज ट्रांसमिटेड to Jane's body so that Okay. Jane can speak, and you can say that Sheth is using Yes, Jane's ego to speak his world. correct. To If express he him. gives his 100% to Jane, Jane will die. Yes. So he just is using Yeah, 0.001% of his pure energy to correct, communicate, and he wants that body to say something. correct. ऐसा. Perfectly said. Perfectly. Thank you, Jasmine. तो ये है exactly what she said. Die literally नहीं होगा शायद, हो भी सकता है, ना भी हो सके, लेकिन क्योंकि हम लोग कभी भी हमारे दरवाजे बंद कर सकते हैं, हमारा ऑरा जो है, हमारा एनर्जी फील्ड जो है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, इसको हम कभी भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो लेकिन एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, दैट एक्सप्रेस होने के लिए एक ने बोलना है, दूसरे ने समझना है, हम तक पहुंचाना है, तो सिस्टम से उनको गुजरना होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे वो फिर आगे बोलते हैं कि अगर ये करना है तो ये डिस्टेंस, ये दूरी बनाए रखना जरूरी है। आपने देखा है फ्रेंड्स, समझो ग्रुप कॉलिंग आपने सबने अनुभव लिया होगा। हम्म, समझो आपका ग्रुप कॉलिंग है और आप और आपके पति या दो भी जो भी है, दूसरा व्यक्ति ग्रुप का आपके साथ एक ही रूम में बैठे हैं, तो एको होता है, बात नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा बहुत वैसा हो जाएगा, न सुन पाएंगे न समझ पाएंगे, इसलिए एक को उठकर दूसरे रूम में जाना है या डिस्टेंस बनाना है। राइट, तो वैसे, लेकिन यहाँ पे एक रूम से दूसरा रूम, इस डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त शक्ति जो है, हाँ, इसका डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, यानी जो एक्सपेंशन हमने किया था उसको थोड़ा सा सिकुड़ देना होगा, उसको लेस करना होगा। ठीक है, आगे वो कहते हैं creation and perception are far more intimately connected than any of your scientists realize. Friends, we hardly have 3 minutes. यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने बोला कि यू मे टेक अ ब्रेक, और इनटू ब्रैकेट लिखा है कि 9:56 जेन्स ट्रांस हैड बीन गुड, बट शी वाज आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट एट वंस एंड वी रेज्यूम्ड एट 10:22। तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। अब वो क्रिएशन और परसेप्शन, ये कैसे होता है, कोई भी चीज क्रिएट करनी है और जो हम ग्रहण करते हैं, जो भी परसेप्शन, दृष्टिकोण कह लो या ग्रहण जो हमारा होता है,
परसीव जो हम करते हैं, ये इनका क्या नाता है और ये कैसे कोई भी चीज को देख पाना। आप देखो जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं ना मन से, वो उनके मन से डायरेक्टली कैनवस पे उतरता है। कभी कभी उनको भी नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूं, वो बन जाता है। एक्चुअली उनको पता होता है कि वो क्या बनाने वाले हैं, लेकिन अनकॉन्शियस है वहां पे, वो ट्रांस में आ जाते हैं और वहां पे खुद ब खुद बन गया, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन वो क्या बनाए हैं या क्या बनाने वाले हैं, हम नहीं देख पाते कि ये क्या बनाने वाला है। तो ये जो क्रिएटिविटी है और ये जो परसेप्शन है, इसका बहुत निकट का नाता है। इस बात पे जो डिटेलिंग वो आगे देते हैं बहुत सुंदर है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज रुकते हैं। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू फ्रेंड्स? या थोड़ा थोड़ा वो, मतलब थोड़ा थोड़ा यानी समझ में आ रही है बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? आरतीजी, मला एक आठवलं, हाँ गडकरींचंच म्हणजे रामायणातलं. तर हाँ राम जन्मावर त्यांना गाणं लिहायचं होतं, तर हम्म, त्यांना कसं लिहायचं ते सुचत नव्हतं. बरोबर. आणि त्यांच्या कोकणात त्या खेड्यात तिथे विहिरीवर झोपलेले होते, पाण्यात पोहल्याने, आणि अचानक एक खूप मोठा प्रकाश त्यांना असं शरीरात गेल्यासारखा जाणवला, हम्म, आणि त्यांनी ते राम जन्माचं गाणं लिहिलं. अरे वा, म्हणजे हा त्यांचा अनुभव सांगतात बा रामायणाच्या Correct. ह्याच्यामध्ये. बरं, आता ते व्यक्ती रामायणाच्या हं. वेळेला होते का? नव्हते. नाही. हा मग त्याचं ज्ञान त्यांना कसं काय झालं? हा म्हणजे कुठेतरी ते झोपलेले असताना त्यांनी स्वतःचा जो अस्मिता आहे, अहंभाव आहे, हा तो सोडून दिला आणि स्वतःच्या चित्ताला विस्तारित होऊन दिलं. हा आणि ते आपल्या आतल्याच तो आत्माचा हिस्सा असतो, ज्याला तेव्हाची कहाणी माहिती आहे. आपल्याला हा. आता आठवत नाहीये. बरोबर. रामराज्याच्या वेळेला आपण पण सगळे अस्तित्वात असू, हा सगळे काय घडलेलं आहे आपल्यालाही माहिती आहे, पण ते हा. आता आपल्याला आठवत नाहीये, कारण आपण हा. बरेच दरवाजे बंद करून टाकलेले आहेत. त्याने अचानक दरवाजा उघडला आणि त्यांना परज्ञान, पराज्ञान म्हणू हा. आपण त्याला. हा, पराज्ञान. त्याच्याशिवाय ते कसं वर्णन करू शकले? तो क्रिएटिव्हिटी आणि दृष्टी, दर्शन म्हणेन मी तर ह्याला. दर्शन झाल्याशिवाय ना उत्स्फूर्त व्यक्त होणं हे होत नाही. हा. जी, थँक्यू. विजयाजी, तुम्ही गडकरी म्हणाला का? हो. गडकरी बोल. गदी माडगुळकर. अरे सॉरी. हा हा, गदिमा. म्हणताना गडकरी म्हटले, बरोबर आहे. कदीमा, कदीमा. डोळ्यासमोर ते असेल नाव तुमच्या, पण ते चुकून गडकरी. आलं. हा, हा. नाही, गदीमा असं होतंय माझं खूप. तर असं समजायचं आपण हळूहळू शून्यामध्ये चाललोय. मस्त. ते बाबाजी पण नाही का ते लहाडी महाशयांना एका महालात घेऊन जातात आणि ते त्यांनी तयार केलेलं असतं ते, आणि जेव्हा त्यांना सगळं ते अनुभव घेतल्यानंतर जेव्हा त्यांना जाग येते तेव्हा तिथे काहीच नसतं. परफेक्ट एक्झाम्पल. सही, खरंय, एकदम बरोबर. तो एवढे डायमेन्शन्स आहेत. आपण स्वतःला परमिशन दिली, म्हणून मी म्हटलं अलाव करायला हवं. तर बऱ्याचदा ट्रान्समध्ये टाकण्यासाठी हा शब्दाचा उपयोग मी खूप करते. अलाव युअरसेल्फ टू गो बियॉन्ड, अलाव युअरसेल्फ टू सी. अलाव, ते अलाव हे आपण स्वतःला परमिशन देत नाही, अलाव करत नाही. It's very easy to expand our consciousness, experience all the para things that are happening. Lekin we have to allow ourselves to do it. Yes, beautiful. That was an intense read today. बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया. Thank you so much, friends. आप सबके you know examples और experiences बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम, वो जो भी समझा रहे हैं.
फैंटास्टिक। ऑलराइट, रुकेंगे यहाँ Thank you. पे। यस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू, उठे गई रिकॉर्डिंग, आई विल सी यू टुमारो, टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, बाय फ्रेंड्स।